किसके पास है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? भाई आपको यानी बैठने की छोड़ दो भाई, पीछे बैठ जाओ। उधर मैंने कहा था क्यों नहीं गए आप लोग? मेरी आवाज कहाँ तक आ रही बताइए? इतना ही चुपना तक लगाने वाला हूँ। पीछे आ रही है मेरी आवाज? इधर कहाँ तक आ रही है मेरी आवाज? चलिए ठीक है। देखिए ये आपके लिए 4 लाइनें सिर्फ आपके लिए। इनको सुनना है और इनको समझना है कि इनका मकसद क्या है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई कामयाबियां, खुद ब खुद नजदीक आती गई कामयाबियां, मेरी मंजिल मेरा बुलंद हौसला देखकर। ये आपके लिए था कि आपने उस फासले को कवर किया। आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल के आए और आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी को ये बता दिया कि अब अगर आप ये सोच बैठे हैं कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग कमजोर हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरा निवेदन है कि मुझे पानी की व्यवस्था दो खराब जाए। ये एक रुमाल है, पानी रुमाल सिंगल। हेलो, अब आ रही आवाज? वहां पीछे ओके। अब बताओ, पानी भी नहीं दे रहे दलितों को पीने के लिए है? ये लखनऊ में ऐसा होगा क्या? ठंडा, ये ठंडा ठीक ना रहे। कोई बात नहीं, ठीक करो, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक करो। देखिए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सामाजिक परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पैरियर रामास्वामी नायकर, पैरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मां रमाबाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी, परम पूजनीय विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम स्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, और इस देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराफा और भी जो शहीद हुए हैं, भारत को मिसाइल देने वाले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मां फातिमा शेख, मां अहिल्याबाई होलकर, भारत में 1857 क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि साहब, पूरे प्रदेश से आए बहुजन समाज के जिम्मेदार लोगों, मैंने पहले भी कहा था
कि ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो पिछड़े दलित वर्ग के लोगों पे, जो अधिकारों पे कुठाराघात हुआ है, जो उनके अधिकारों को लड़ना चाहते हैं, उनकी लड़ाई को, उनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं। और ये वो फौज है जिसका सामना कोई सरकार नहीं कर सकती। ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग, ज्यादा लोग इसलिए बड़े पैमाने पर आए हो क्योंकि आपने यहां बहनों को जो लाठियां लगी हैं, आपको उनका दुख है। और आपको दुख ये भी है कि इस उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो इतना बढ़ गया कि कोई बहन बेटी सेफ नहीं है। इस सरकार के खिलाफ भी आपको आक्रोश है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों की, दलित वर्ग के लोगों की जो छीन ली गई है, हम लोग उस पर भी न्याय लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा जो है, क्या समय रखा है आप लोगों ने? उन्होंने, उनकी बात चल रही 2:30 बजे का समय रखा है। मैंने कहा कि जो आदेश उनका होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। और मुझे लगता है कि आदेश ये भी है, जब खबर आ जाएगी तभी घोषणा करूंगा, लेकिन अंदेशा लगाना हमारा मकसद रहता है कि हम लोग विधानसभा कूच करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। बाकी चीजें जब आदेश आएगा तब बताई जाएंगी। लेकिन आज इस मंच पे आप सब लोगों ने बता दिया कि घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि घोटाला हुआ है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि घोटाला किसका हुआ है, किस बात पे हुआ है, किस चीज का हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या घोटाला आपको पता है किस चीज का हुआ है? किस चीज का हुआ है घोटाला? आरक्षण। संविधान में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के रास्ते खोलने के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए और राजकाज में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था तैयार की गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमेशा की तरह, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने समझा, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने समझा, रामस्वरूप वर्मा, जैसे रामस्वरूप वर्मा जी ने समझा, जिन्होंने कहा कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। तो जब उन्होंने समझा और उन्होंने इस बात पर आंदोलन शुरू किया, तो ये दलित वर्ग के लोग हैं, ये तो हमेशा से संविधान के समर्थन में और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमेशा तैयार रहते। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीन के लेने पड़ते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो विषय ये है कि आरक्षण को आप लोग समझते हैं क्या है, दलित पिछड़े वर्ग के लोग? क्योंकि मैंने देखा कई जगह पिछड़े वर्ग के लोग और दलित समाज के कुछ लोग ये कहते हैं आरक्षण होना नहीं चाहिए। क्या आप आरक्षण को समझ पाए हैं? मैं जरा सा जानकारी आपको दे देता हूं, ऐसे तो जानकारी आप लोगों को है। आरक्षण इस अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी पर आधारित इस व्यवस्था में राजकाज में हिस्सेदारी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की बने, इसलिए दिया गया। आप ये समझिए कि 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण और 22.5% SC ST के लोगों को आरक्षण है। वो जो हमारा अधिकार बैठता है ये सरकार हमें नहीं दे रही है, तो क्या अलग से कोटा हमें दे सकती है? नहीं। आप समझिए कि जो आपका पैसा है वो नहीं दे रही है, तो प्रधानमंत्री ने कहा 15 लाख देंगे, दिए? इनकी कथनी करनी में फर्क है। आरक्षण व्यवस्था इसलिए है, समझिए, आप घर जाके बताइएगा, अभी जब आप घर पहुंचेंगे तो बताइएगा कि आपका अधिकार योगी जी छीन लेते हैं। गंभीरता से सुनिए। और योगी जी के बैठे हुए मंत्री उनकी हाँ में हाँ मिला के कहते हैं कि नहीं, अधिकार नहीं छीना है, सही हुआ है। फिर उनके अधिकारी कर्मचारी जो उनकी सरकार में बैठे हैं, उसी विचारधारा के लोग, वो ये कहते नहीं,
अधिकार नहीं छिना है, बिल्कुल सही है, समझे? यानी कि जब एक जैसी विचारधारा के लोग सत्ता और सिस्टम पे काबिज हो जाएंगे तब न्याय नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इन वर्गों के लोग भी यहां रहेंगे तो इन वर्गों के लोगों का उत्थान हो जाएगा, इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। एक विचारधारा से अलग अन्य अन्य विचारधारा के लोग भी वहां होने चाहिए, इसलिए रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की व्यवस्था की गई। समझिए, एक थाने में जो थाना अध्यक्ष है वो अपर कास्ट का है और अंतिम सिपाही अपर कास्ट का है। अब एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सता देता है या उसकी बच्ची का रेप कर देता है, ये उदाहरण है। अब वो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या दलित वर्ग का व्यक्ति अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए थाने जाएगा और जो थाने में जब जिस अधिकारी के पास जाएगा वो अपराध करने वाले का रिश्तेदार है, तो क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिले इसीलिए आरक्षण व्यवस्था बनाई गई कि आपका व्यक्ति भी वहां हो। इसलिए दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को 49.5% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये समझिए कि आपकी भर्ती में क्या हुआ। आपकी भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ, लेकिन आपने सरकार से पूछा, उन्होंने क्या कहा? घोटाला नहीं हुआ। उनके मंत्री ने क्या कहा कि हमने तो 40% दिया पिछड़े वर्ग के लोगों को, समझ रहे? फिर हम लोग आयोग गए, आयोग की रिपोर्ट आई, आयोग ने कहा कि घोटाला, क्योंकि आयोग किसका है? वो पिछड़े वर्ग का आयोग। तो पिछड़े वर्ग का आयोग रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इनको आयोग मिला। बाबा साहब अम्बेडकर 340 में इसकी व्यवस्था बहुत पहले कहके गए थे, संविधान का आर्टिकल पढ़िएगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए उनके लिए आयोग बनना चाहिए, जो बना भी तो कठपुतली। जिसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है तो सरकार जिन लोगों ने घोटाला किया उनको जेल भेजे और जिनके साथ घोटाला उनको न्याय दे। ऐसा ना करने की बजाय सरकार 78 दिन से हमारी परीक्षा ले रही, और ये परीक्षा आपकी नहीं ले रही है, ये परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की ले रही है कि क्या इनके अंदर दम है जो अपना अधिकार हमसे ले लें। लड़ाई इस भर्ती के साथ साथ इस बात की भी है कि अगर संविधान में दिए गए अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो अलग से हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, लखनऊ में पिछड़े वर्ग के लोगों ने बुलाए थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बुलाए थे और उन्होंने यहां एक भाषण दिया था। उन्होंने ये कहा था, उसकी कुछ लाइनें मैं कोट कर देता हूं कि अगर पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मिल जाएं, जिनकी समस्या एक जैसी, देखो धोखा पिछड़ों के साथ भी हुआ, दलितों के साथ भी हुआ नहीं हुआ? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिनकी समस्या एक जैसी है, जिनके साथ दिक्कत एक जैसी है, जिनके अधिकारों पे एक जैसे लोग वो कर रहे हैं, आज आपको ये समझ आया कि आपके समर्थन में कौन और विरोध में कौन? समझ आया आपको पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के आपका समर्थन कौन कर रहा है और आपका विरोध कौन कर रहा है? ऐसे ही जब पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन का प्रावधान आया, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसकी सिफारिश 2 सिफारिशें लागू हुई, ऐसे ही दलित वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लाठियां खाई, गोली खाई, लेकिन ये सोचा कि हमारा पिछड़ा नहीं, हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, हम एक परिवार के लोग हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ की धरती पे कहा। पंच की सरकार उस समय हुआ करती थी कि अगर ये लवनेश मेरा भाई यहाँ जो सामने खड़ा हुआ है, कि अगर पिछड़े और दलित वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने अधिकारों के लिए संयुक्त मोर्चा बना लें, तो ये जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहते हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित करें। क्योंकि अगर आप लोग एकजुट हो जाओ तो ये प्रधान नहीं बना सकते, ये आपकी वोटों पे प्रधान बनाते हैं, आपकी वोटों पे बीडीसी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं और बन के ये आप लोगों का गला काटने का काम करते हैं। ये बात आज मैं समझाने के लिए यहाँ हूँ। पूरे प्रदेश में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं 2 दिन यहाँ रहा, 3 दिन मैंने देखा कि भूखे प्यासे मेरे भाई मेरी बहनें डटी रहती हैं। जो लोग हमारे 78 दिन के आंदोलन को नहीं सुन रहे, वो क्या घर बैठे हमें नौकरी दे देंगे?
तो मैं बस आपको यही बता रहा हूं मेरी बहनों, ये जब हम धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम तो करते नहीं, यही करते हैं। हम तो मानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है वो है इंसानियत। अगर उसे किसी के तकलीफ होने पे तकलीफ होती हो, अगर उसे किसी पशु के भी बीमार परेशान या तकलीफ में होने तकलीफ होती है तो वो इंसान है। महिलाएं, बहनें, बेटियां तो अलग की बात है, धर्म जाति तो अलग की बात है। लेकिन भाजपा के नेता राष्ट्रवाद का नारा लगाते नहीं लगाते? सुना आपने? लगाते हैं नहीं लगाते? अब आप समझिए, क्या इनके राष्ट्रवाद में दलित पिछड़े हैं जो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, यानी कि हमारी तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं? भाई अगर आपको नौकरी मिलेगी, शिक्षक बन जाओगे तो समाज के लोगों को पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? और पढ़ाओगे तो अपने बच्चों को, अपने भतीजों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? 20,000 भर्ती का मतलब है 1,000 लोग, 1,000 यानी कि 20,000 परिवार, 1 लाख लोग अगर आगे बढ़ेंगे, उनके पास साधन आएंगे, वो लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो 10 लाख लोग तैयार होंगे। 10 लाख लोग फिर उनको मौका मिलेगा तो 50 लाख लोग तैयार होंगे। ये तरक्की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसलिए ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इस राष्ट्रवाद में दलित पिछड़े कहां हैं? और अगर दलित पिछड़े राष्ट्रवाद में है तो फिर इनकी तरक्की के रास्ते क्यों रोक रहे हो? दलित पिछड़े राष्ट्रवाद में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बनाने के लिए यूज होते हैं और चुनाव के बाद वो दलित पिछड़े होके सड़कों पर लाठियां खाते जैसे आज हमारे लोग खाते हैं। इनके क्योंकि राष्ट्र पता समझते हैं, राष्ट्र दीवारों से नहीं बनता, राष्ट्र धर्म से नहीं बनता है, राष्ट्र जो है पेड़ों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है लोगों से। और राष्ट्र तब आगे बढ़ता है जब उस राष्ट्र में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भी तरक्की कर रहा होता है, वो भी मुख्य धारा में आना होता है। तो जिस मुख्य धारा दलित पिछड़े वर्ग के लोग कट जाएंगे तो वो राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। एक वर्ग के ऊपर क्या आप राष्ट्र को आगे बढ़ा लोगे? अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें एक बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब एक संशोधन करके बना दो कि दलित वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित को तो कहता दलित तो पीटते हुए जाके उसको भाई, लेकिन वो कह रहा था कि एक संविधान संशोधन करवा दो, पिछड़े वर्ग के लोग ही नौकरियां लेंगे, स्वर्णों को रोक दो। मैं कह रहा हूं आप जातिगत जनगणना होने तो दो सर, आपको पता लग जाएगा कि किसने किसका अधिकार छीना हुआ, कौन किस चीज पे कितना काबिल है। क्या दलितों का अधिकार दलितों ने छीना या पिछड़ों का अधिकार पिछड़ों ने छीना? या दलित पिछड़ों का अधिकार आप 15% लोगों ने छीन रखा है और दलित पिछड़े वर्ग के लोग रोटी रोटी से मोहताज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि राष्ट्र भावनाओं से नहीं बनता और राष्ट्र सीटियां बजाने से भी नहीं बनता सर, राष्ट्र तालियां बजाने से भी नहीं बनता। राष्ट्र बनता है राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए रास्ते बनाने से, उनको आगे बढ़ाने से। तो बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में कह के गए हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग जो जाति बना के इस तरह तोड़े गए कि वो सोचते हैं ये मुझसे नीचे और मैं उससे ऊपर, वो मुझसे नीचे मैं उससे ऊपर, और हर आदमी अपने से ऊंचे वाले के साथ संबंध बनाना, भाईचारा बनाना, बैठना, खाना पीना पसंद करता है। अगर ये जातियों में बटे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि देश में तमाम तरह की व्यवस्थाओं पे आपका कब्जा हो जाएगा और जिस दिन आपका कब्जा होगा उसी दिन आपकी बात होगी। ये कहते हैं बहनें यहां बैठी हुई हैं महिला सुरक्षा, आप मुझे बताओ क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित हैं? तो फिर ये महिला सुरक्षा का झूठा नारा क्यों लगाते हैं? इनके नारे खोखले हैं, इनके नारों में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो इनके एक नारे में कि सबका साथ और दलित पिछड़ों का विनाश, यही सच्चाई है। तो मेरे बाद और भी लोग बोलेंगे, उसके बाद मैं भी एक बार बोलूंगा, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी है। आज हम यहाँ लीडर नहीं है। मगर मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आगे बैठे हैं वो ये भी सोचे कि आपके पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आपके भाई हैं। फोटो और इन तमाम तरह की चीजों पर ध्यान ना देके ये आंदोलन हम लोग कैसे जीते और ये 20,000 सीटें हमारे भाइयों को बहनों को कैसे मिले और उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का भला कैसे हो, और ये सरकार कब तक जो है हमारी लाशों पे खुश होती रहेगी, ये हमें सोचना। आपको याद है हमारा एक बच्चा उसमें कूदा था, आज तक भी नहीं मिला। क्या सरकार ने ढूंढवाया? सरकार चाहती है कि आंदोलन कर करके मर जाए।
कम हो जाएगी कुछ आबादी इनकी तो लड़ेंगे फिर हमसे कैसे? हम पे तो सार संसाधन है। जब ये हमसे लड़ने आएंगे तो इनको पुलिस से पिटवा देंगे। तो इसलिए हम लोग नारे लगा रहे हैं कि तुम पुलिस बुलाओ, हम लेके रहेंगे। समझ रहे हो? तुम पुलिस बुलाओ, तुम आर्मी बुलाओ, तुम कुछ भी बुलाओ, लेकिन ये आप जानो कि पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिले से आए दलित पिछड़े वर्ग के लोग अगर तय कर ले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा साहब ने क्या कहा कि अगर दलित पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो जाए तो ये तथाकथित लोग आपके जूतों के फीते बेन बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी मुझसे भाई कह रहा था कि फलाना आदमी कह गया कि यहां से उनको भेज दो। अरे मैं कह रहा हूं भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, धार्मिक आजादी दी और ये कहा कि संविधान लागू होने के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ है वही देश का नागरिक है। मैं नहीं कहता किसी को बाहर चले जाओ, सब लोग यही रहे, लेकिन अपनी जो वो कुटिल चालें हैं, स्वार्थ है, अन्याय, अत्याचार, झूठ है, हरेक को अलग करके भाईचारा बना के रहे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी व्यक्ति है वो दे। अब दलित और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी व्यक्ति है 75% मिलना चाहिए। मैं उस दिन भी कह रहा था सीबीआई का हेड कौन? इनका आदमी। आईबी का हेड कौन? इनका आदमी। इनकम टैक्स का हेड कौन? इनका आदमी। ईडी का हेड कौन? इनका आदमी। और फिर सरकार इनकी तो वहीं बैठ के हमारे दलित पिछड़े के नेताओं को सताते रहते हैं। वो कुछ बोलते आज यहाँ क्यों नहीं आए पता आपको? इसलिए नहीं आए कभी ईडी का छापाना पड़ जाए, सीबीआई का छापाना पड़ जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। और मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे ऊपर लगाओ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। हम पे कुछ है ही नहीं, हम खाली जेब वाले हैं। तुम्हारी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को देखेंगे। लेकिन मैं ताली बजाने वाले समाज से भी कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या आपका खून नहीं खौलता? तो यहाँ लोकतंत्र में लड़ाई जो है ना वो वोट से भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल। जितने यहाँ बिहार में आजाद समाज पार्टी के लोग आए उनको भी कह रहा हूं कि ये दीवारें ऊंची करवा रहे हैं आप पे रास्ता रोकने के लिए, आप छलांग ऊंची लगाओ लखनऊ पहुंचने के लिए, और रास्ता कोई नहीं खोलेगा आपके लिए। जैसे बंद किए ना यहाँ 20,000 भर्तियों के रास्ते, कोई नहीं खोलेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या तुम में दम है तोड़ने का? मैं इस रास्ते की बात नहीं कर रहा जो गेट है, इसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं जहां से वो सत्ता का रास्ता, जहां से आपकी तकदीरें लिखी जाएंगी। क्योंकि कानून बनाने की ताकत ना तो मेरे पास है ना आपके, वो है विधायिका पे या संसद पे। तो आप लोग आए इसलिए मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि यहां से खाली नहीं लौटना है। ये इनका नकली दलित और पिछड़ा प्रेम जो साबित हो चुका है, ये पता लगना चाहिए कि ये इनके एजेंडे में दलित पिछड़े नहीं है। समझ गए? सारे सरकारी उपकरण बेच देंगे, निजीकरण कर देंगे, लीज पे दे देंगे। लीज पे देने के बाद मालिक कहेगा कि ये तो घाटे में चला गया, सरकार कहेगी तुम ही रख लो। जो दलित पिछड़े अधिकारी कर्मचारी इनको निकाल देंगे। इनका अंतिम लक्ष्य निजीकरण के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना है। इसलिए हमें सावधान रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं फिर बोलूंगा 2:30 बजे जो फैसला आएगा 25 मिनट बाद आपको बताया जाएगा। मजबूती से डटे रहे मैदान में। आवाज दो, आवाज दो, बहुजन एकता, बहुजन एकता, वोट हमारा, राज तुम्हारा, लेकर आएंगे, अरे छीन के लेंगे, तो तुम ना दोगे तो छीन के लेंगे। हक हमारा, अधिकार हमारा, सम्मान हमारा, अभिमान हमारा, जान से प्यारा, अरे बहनों वाला, संविधान वाला, अरे लेकर रहेंगे, अरे छीन के लेंगे। प्यारा प्यारा, हमारा प्यारा, हक हमारा, अधिकार हमारा, स्वाभिमान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डटे रहिए। और जो मंच को संचालन कर रहे हैं वो मंच ले लें। अमित भाई साहब पास भैया
अरे बोल दीजिए बैठ जाए